हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गति यानी कि गति क्या है और गति कैसे कार्य करता है ना। और गति के कितने प्रकार होते हैं और गति के कितने नियम होते हैं। यानी कि तीनों नियमों में से, यानी कि ऐसे तो गति के तीन ही नियम हैं, लेकिन तीनों नियमों में से हम अपनी लाइफ में कौन से नियम को ज़्यादातर अप्लाई करते हैं और गति के कौन से प्रकार को अपने लाइफ में हम ज़्यादातर यूज करते हैं। क्या गति के लिए बल आवश्यक है कि नहीं, यानी कि बल से ही गति कार्य करेगा, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको इसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि गति कैसे कार्य करता है और बल क्या है। यानी कि इन सारी ही समस्या जो आपके मन में उत्पन्न, यानी कि चूहे की तरह कूद रही है ना, उसकी समस्या हम इस वीडियो में, यानी कि उसका हम निदान करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली वीडियो तो शुरू हो चुकी है ना, हो कब की ना, हम टॉपिक को शुरू करते हैं ना। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, बल किसे कह देते हैं। अगर हम जाने डिफिनेशन, तो बल का मतलब कि जब भी हम किसी वस्तु को उठाएं, दबाएं या फिर खींचे या फिर ढकेले, क्या कहलाता है, बल होता है। यानी कि हम बल के माध्यम से ही किसी वस्तु को उठाते हैं, दबाते हैं, खींचते हैं या फिर ढकेलते हैं, ये हमारा होता है बल। लेकिन गति ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, स्थान में, यानी कि स्थान में समय के साथ परिवर्तन को गति कहा जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है, यहाँ पे रखा हुआ है ये वेंस ना, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे उठा लिए तो ये इसके स्थान में क्या हुआ, तो परिवर्तन हुआ। तो यही हमारा क्या है, गति है। ये इसको उठाए तो है हम बल के माध्यम से, लेकिन इसके स्थान में क्या हुआ है, तो परिवर्तन हुआ है। इसको यहाँ से उठा करके हम यहाँ पे ऐसे रख दिए, तो ये बल के माध्यम से उठा तो है, लेकिन ये इसमें गति हुई है, यानी कि इसमें मोशन हुए हैं, इसमें फोर्स हुए हैं ना, यानी फोर्स के माध्यम से इसको उठाया गया है, लेकिन गति के माध्यम से यह उठा है। अब देखिए, गति जो होता है ना, वो अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ प्रकारों को यहाँ पे हमने लिखा है, और इससे हमको नहीं लगता कि इससे अधिक प्रकार इसके होते होंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं उसमें इतना ही प्रकार उसमें दिया हुआ था, यानी कि टाइप ऑफ मोशन इतना ही था। गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मोशन बोलते हैं, मोशन, MOTION, ठीक है। अब देखिए, इसका जो पहला प्रकार है रैखिक गति। रैखिक गति का मतलब कि ये मान लीजिए बंदूक, मान लीजिए ये क्या है, हमारा बंदूक है। अगर इसमें से हम किस गोली चलाएंगे तो कहाँ चलेगा, गोली नहीं, गोली कहाँ जाएगा, सीधे निकलेगा। मतलब कि ना नीचे गिरेगा, ना ऊपर जाएगा, ना इधर जाएगा, और सामने जाएगा भी ऐसे, तो सामने मतलब कि यह तब तक चलेगा जब तक कि इसकी गति समाप्त नहीं हो जाती है। यह तब तक चलेगा, जब गोली जब तक चलेगा तब तक इसकी गति क्या नहीं होती है, तो समाप्त नहीं हो जाती है। जैसे इसकी जो पूरी फोर्स है, यह इसकी पूरी फोर्स यहाँ तक आने की क्षमता है, तो यह यहाँ तक आएगा, और इसके बीच में जो भी व्यक्ति यहाँ तक आएंगे ना, वो क्या होगा, तो इस गोली को उसको मार देगा। लेकिन गोली की क्षमता यहाँ तक है, व्यक्ति यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, ये गोली इधर ही गिर जाएगा ना। यानी कि रैखिक गति में क्या होता है कि कोई भी वस्तु ना सीधा, यानी कि रेखा की तरह ऐसे कार्य करता है, ऐसे ऐसे कार्य करेगा किसकी तरह, तो रेखा की तरह। मतलब कि ऐसे में ऐसे कार्य करता है, ऐसे ना उल्ट, ना इसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, ना ऐसे जाएगा, एकदम कहाँ जाएगा, पूरा तो सीधे जाएगा ऐसे, ठीक है। ये कौन सी हमारी गति है, तो रैखिक गति है, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो बंदूक से निकली हुई गोली या फिर टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश ना, सीधा होता है वो सब। अब देखिए, अगर बात करें यादृच्छिक गति की, तो यादृच्छिक गति क्या होता है, तो जो टेढ़ा मेढ़ा भागता रहता है। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब कि फुटबॉल, फुटबॉल अगर आपने कभी देखा होगा या फिर खेला होगा, तो फुटबॉल ना इधर जाएगा, इधर से मारेगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, ऐसे ऐसे। मतलब कि वो क्या होता है, पूरा ग्राउंड के चक्कर लगाता रहता है, और वो भी गोल नहीं लगाना। अगर देखिए, ये हमारा हो जाएगा पूरा ग्राउंड। अगर ग्राउंड का चक्कर फुटबॉल ऐसे लगा रहा है तो ये वृत्तीय गति हो जाएगा। लेकिन ये कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, यहाँ यहाँ, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से मारते, फिर यहाँ 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 यहाँ, ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे इसमें गति क्या होते रहते हैं, तो होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि वृत्तीय गति में क्या होता है, अब कि किसी भी वस्तु, अगर वस्तु, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है ना, हो, अगर वस्तु यहाँ पे है, ठीक, तो अगर इसमें वस्तु में वृत्तीय गति है तो वस्तु कहाँ जाएगी, घूमती रहेगी, घूमती अपने पथ पे घूमती रहेगी, अपने पथ पे घूमती रहेगी, अपने पथ पे घूमती रहेगी। वो जब तक घूमेगी जब तक कि उसका बल खत्म नहीं हो जाता है ना, तब तक घूमेगी जब तक कि उसका बल क्या नहीं
नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है। अब आप लोग बल का और गति का संबंध देखेंगे न्यूटन के गति नियम में। तो ये सब बेसिक है, ये सब आप लोगों को ना माइंड में सेट करना है। केवल मेन है न्यूटन का गति नियम, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वृत्तीय गति तो हो गई आपकी। अब दोलनी गति क्या, अगर दोलनी गति की बात करें तो आपने देखा झूला, देखा ना झूला, झूला का एक केंद्र होता है, केंद्र। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया झूला का केंद्र, ये वाला झूला यहाँ पे है ऐसे, ठीक। झूला ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब कि यह डोलता रहता है, यानी कि यहाँ पे दोलनी गति काम करती है ऐसे। क्योंकि इसमें समय के साथ क्या हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है ना। गति का मतलब होता है समय के साथ परिवर्तन होना, क्या कहलाता है, हमारा गति कहलाता है। इसमें परिवर्तन हो रहा है ना, और जो रुकने का समय आएगा तो इस यहाँ पे आके रुक जाएगा ऐसे, ठीक। दोलनी गति और आवर्त गति एक ही है ना, क्योंकि दोलनी गति भी ऐसे कार्य करता है और आवर्त गति भी ऐसे कार्य करता है। लेकिन आवर्त गति में सिर्फ एक इसमें इंडिविजुअल अंतर डिफरेंट है, क्या, तो यह आवर्त गति में ना इसमें समय में अंतराल रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गया 5 सेकंड लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में 5 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 5 सेकंड लेना उसको होगा। यहाँ से आएगा 5 सेकंड, फिर यहाँ पे आया, फिर अब यहाँ से यहाँ जाने में इसको 5 सेकंड लगेगा, तब ये क्या कहलाएगा, तो हमारा आवर्त गति कहलाएगा। फिर यहाँ से अगर यहाँ आया, फिर यहाँ पे 4 सेकंड में आया, फिर यहाँ से यहाँ आने में इसको 4 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 0 सेकंड, ये रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि आवर्त गति का मतलब कि दोलनी गति को ही आवर्त गति कहा जाता है, और दोलनी गति का मतलब कि झूले की गति ना ऐसे, ठीक है। नदिया के बीच जैसे नैया डोले, गाना है ना, वो सही। अब देखिए असमान गति क्या कहता है, तो असमान गति जैसे मान लीजिए आपको टाइम निश्चित दिया गया है, आपको 30 मिनट में ना, यानी कि आपको 30 मिनट में मुंबई से कहाँ पहुँचना है, तो दिल्ली पहुँचना है। मुंबई से कहाँ पहुँचना है आप लोगों को, तो दिल्ली पहुँचना है, ठीक, दिल्ली पहुँचना है। कितने मिनट में, तो 30 मिनट में, ठीक है। और आप पहुँचे 25 मिनट, 28 मिनट, 32 मिनट, 31 मिनट, यानी कि आप अपने निश्चित समय में नहीं पहुंचे, यानी कि आपकी गति निश्चित नहीं थी, इसीलिए आप निश्चित समय में नहीं पहुंचे, ठीक है। आपको बोला गया था कि 30 मिनट में आपको मुंबई से दिल्ली पहुंचना है। इस तरह से आपकी स्पीड होनी चाहिए 150 पर, यानी कि 150 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर पर मिनट, यानी कि यहाँ पे मिनट पढ़ लीजिए ना, क्योंकि यहाँ पे मिनट है। आपकी गति कितनी होनी चाहिए, यानी कि मुंबई से दिल्ली पहुंचने में आपकी गति कितनी होनी चाहिए, तो 150 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि प्रत्येक 1 मिनट में आप लोगों को 150 किलोमीटर जाना है। लेकिन आपकी गति असमान होने के कारण आप कभी 120 की चाल से, तो कभी 80 की चाल से, तो कभी रुक गए, तो कभी पूरा तेज, कभी 200 के, ऐसे चलेंगे तो आपको ना टाइम भी क्या होगा, सेम है, लेकिन आपकी गति क्या है, वो भी सेम है। और आपकी स्पीड ना कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, तो इसीलिए आपकी गति क्या हो रही है, तो असमान है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा गति है, तो असमान गति है। और एक समान गति के मतलब कि आप निश्चित टाइम के अंतराल में निश्चित जगह पे पहुंच जाए। आपको 30 मिनट दिया गया है, तो आप 30 मिनट में ही मुंबई से चले और दिल्ली पहुंच गए, यानी कि 30 मिनट से ना आप 1 सेकेंड अधिक लिए, और ना ही 30 मिनट से आप 1 सेकेंड कम लिए, क्योंकि 30 मिनट में ही आप लोगों को पहुंचना है ना। ये हमारी क्या हो गई, तो एक समान गति। अगर बात करें अब सबसे खतरनाक टॉपिक न्यूटन के गति नियम की। देखिए न्यूटन को क्या बोलते हैं, तो फादर ऑफ फिजिक्स, यानी कि न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है, क्योंकि न्यूटन ने ही गति के तीनों नियम को दिया, और गति के तीनों नियम पर ही हम अपने दैनिक जीवन में जितना भी कार्य करते हैं वो सब करते हैं। और ये जो नियम दिए थे न्यूटन साहब ने, ये दिए थे कब, तो सन 1687 में, यानी कि 1687 में ये नियम दिए थे कौन, तो न्यूटन साहब ने। और इनकी जो एक बुक आई थी प्रिंसिपिया नाम की, प्रिंसिपिया एक किताब का नाम है जो कि न्यूटन ने लिखा था। उस किताब में ना न्यूटन ने अपने तीनों गति को दिया, और उसी नियम पर बल का परिभाषा भी दिया था, और वे बताए थे कि हम अपने जो भी कार्य करते हैं वो बल या फिर गति के माध्यम से होता है या फिर जड़त्व के माध्यम से होता है। आइए जानते हैं। देखिए जड़त्व का मतलब कि अगर कोई भी वस्तु है, क्या है, कोई भी वस्तु है, या तो वह विरामावस्था में है, विरामावस्था, या फिर गति में है। विरामावस्था का मतलब समझते हैं का,
स्थिर यानी कि रुका हुआ है, यानी कि कोई भी वस्तु है रुका हुआ है या फिर चल रहा है। अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा ना, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा। ये होता है इसका मतलब। कोई भी वस्तु है अगर वो विरामावस्था में है तो मतलब कि रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। अगर कोई भी वस्तु है गति में है यानी कि चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल का मतलब कि हम बल से ही किसी ने कार्य को करते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर ये स्थिर है, अगर हम इस पे बल न लगाएं तो क्या हम ये उठ जाएगा, ऐसे उठेगा नहीं उठेगा। यह ऐसे हम इसको उठा के ऐसे लिख रहे हैं, अगर हम इस पे बल न लगाए तो ये रुकेगा नहीं रुकेगा। मतलब कि किसी भी वस्तु को ना गति में करने के लिए या फिर विरामावस्था में करने के लिए उस पर कोई बाहरी बल लगाना पड़ता है, तब जाके वो रुकता है। अगर बोलेंगे आप लोग फुटबॉल, तो फुटबॉल कब रुकता है? जब तक उस पर बाहरी बल लगता है। हम एक फैट ऐसे फुटबॉल को ऐसे मार दें तो वह चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि उसमें घर्षण, वहां पे भी बल काम करता है। कौन सा? तो घर्षण बल वहां पे काम करता है ना। वहां पे काम करेगा इसलिए क्योंकि घर्षण पृथ्वी में क्या होती है, तो घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों होता है, तो वहां पे भी अलग बल काम करता है। यानी कि विरामावस्था और गति में हुए वस्तुओं को हम लोग बाह्य बल के माध्यम से ही ना उसको गति में करते हैं। अगर विरामावस्था में है तो, अगर विरामावस्था में गति में है, एक मिनट, अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो उसको बाह्य बल के द्वारा हम गति में करेंगे। अगर कोई भी वस्तु गति में है तो उसको हम बाह्य बल के द्वारा विरामावस्था में करेंगे। विरामावस्था का मतलब कि अगर वह चल रहा है तो उसको हम रोकेंगे किस बल के माध्यम से? तो बाह्य बल के माध्यम से। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो उसको हम गति में करेंगे किस बल के माध्यम से? तो बल के माध्यम से। ठीक है, समझ गए? तो यही हमारा क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम है कि इसी को बोलते हैं क्या? जड़त्व का नियम ना। चूंकि ये नियम सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, इसलिए न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। बस इतना ही है प्रथम नियम में ना, न्यूटन के प्रथम नियम बस इतना ही आप लोगों को जानना है। अगर कोई भी वस्तु है विरामावस्था में है तो गति में करने के लिए उस पर कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। कोई भी वस्तु है गति में है तो उसको विरामावस्था में करने के लिए कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा, यानी कि बिना बाह्य बल के हम उस पर कब्जा ही नहीं कर सकते हैं। यह वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो तब तक चलेगा जब तक कि आप इसको नेक्स्ट ना करें या फिर अप नेक्स्ट ना करें या फिर पीछे ना लाएं उसको, ना आगे लाएं, ना आप स्क्रॉल करें तो होगा नहीं होगा। उसी प्रकार से जड़त्व का नियम क्या करता है? तो किसी वस्तु को उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है ना, यह गति कहलाती है। अब देखिए संवेग के नियम से क्या होता है ना, तो संवेग के नियम से निकलता है बल की परिभाषा, बल का समीकरण। क्या निकलता है? तो संवेग के नियम से निकलता है क्या? बल का समीकरण, यानी कि F बराबर ma। ये हमारा क्या हो गया? बल का समीकरण हो गया। यानी कि F बराबर ma, यानी कि संवेग यानी कि दूसरे नियम से क्या निकलता है? तो बल का निकलता है समीकरण। ठीक है, देखिए पहला नियम आधारित है जड़त्व के नियम और गैलीलियो के नियम पे। दूसरा नियम आधारित है संवेग के नियम पे। अब संवेग क्या है, संवेग सिद्धांत क्या है, संरक्षण सिद्धांत क्या है, ये सब एक अलग टॉपिक हो गया। उसको हम अपने यानी कि अगले वीडियो में यानी कि अगले क्लास में हम आप लोगों को उसको बता देंगे। ठीक है, अभी आप लोग इतना जानिए कि जड़त्व के नियम में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है यानी कि रुका हुआ है तो उसको गति में करने के लिए कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको विरामावस्था में करने के लिए कोई बाह्य बल लगाना पड़ता है। इसे ही जड़त्व कहा जाता है या फिर जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्योंकि इस नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था, इसलिए इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरे नियम में क्या है कि न्यूटन के दूसरे जो नियम है उसमें क्या है, तो यह आधारित है संवेग के नियम पे। किस पे आधारित है? तो संवेग के नियम पे आधारित है। इस नियम से निकलता है बल का समीकरण। क्या निकलता है? तो बल का समीकरण निकलता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, अब तृतीय नियम जो हमारा है क्रिया प्रतिक्रिया का, ये नियम है क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया तमाचा। क्या हो गया? तमाचा। अगर हम अपने को पूरा खींच के ऐसे मारे कस के तो चोट लगेगा कि नहीं बताइए? तो हुमच के नानी याद आ जाएगी हमको। अगर आपको भी पूरा हुमच के कोई अगर मार दे हुमच के पूरा यहाँ पे तो क्या होगा? तो नानी याद आ जाएगी। मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब क्या कि जितना जोर से आप किसी को मारते हैं ना उतना ही जोर से वह भी व्यक्ति आपको मारता है। क्योंकि ये कोमल होने के कारण यहाँ पे चोट ज्यादा लगता है। आप कपार लड़ाएंगे इसमें, अपना लड़ाएंगे ऐसे कपार, इसमें ऐसे चोट लगेगा हमको। क्योंकि जितना तेजी से हम इसमें अपना कपार लड़ाएंगे
उतना ही तेजी से यह वस्तु भी हमारी ओर अपना बल देगा। तो इसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना तेजी से आप जमीन पे चलते हैं ना, उतना ही तेजी से आप आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जितना तेजी से आप जमीन को यानी कि छोड़ते हैं पीछे, उतना ही तेजी से जमीन आपको आगे की ओर भागाता है। जमीन आप जैसे आप खड़ा हो जाइए, इस जमीन पे आप चल जाएंगे? नहीं चलेंगे, क्योंकि चलने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, तो जमीन को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लात मारना पड़ेगा ऐसे, यानी कि आपको ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी कि आपको इसको पीछे छोड़ेंगे तब जाके आप आगे जाएंगे। ठीक, यानी कि यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप बालू पे उतना तेज नहीं चल सकते। जैसे मान लीजिए चलेंगे तो क्या होगा, बालू आपको उतना अच्छे से रिमाइंड नहीं कर पाएगा। यानी कि आप चलेंगे तो अच्छे से, लेकिन बालू आपको अच्छे से आगे की ओर नहीं फेंक पाएगा। इसीलिए ना बालू पे गति क्या होती है, तो स्लो होती है। आप पानी पे कभी चल सकते हैं? चलेंगे तुरंत अंदर ऐसे, इस पे मान लीजिए पूरा पानी है हमारा, इस पे ऐसे खचा रुकिए, पूरा भीग जाएंगे आप। यानी कि पानी कभी भी अपने जो अनुभव, यानी कि अपनी जो साथी है उसको कभी भी प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं देता है। आप क्रिया तो करेंगे लेकिन वह प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा। मतलब कि इसी को बोला जाता है क्या, तो एक्शन एंड रिएक्शन रूल। एक्शन एंड रिएक्शन रूल किसको, तो न्यूटन के तृतीय गति नियम को। एक्शन एंड रिएक्शन रूल्स, न्यूटन के तृतीय गति नियम का मतलब क्या, कि जितनी तेजी से आप किसी, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया हथौड़ी, ये वाला क्या हो गया, हमारा हथौड़ी हो गया, और ये कील है। तो जितना तेजी से हम इस पे ऐसे मारेंगे ना, उतना ही तेजी से ये कीलवा हमको ऐसे मारेगा। तभी तो ये ना ऐसे मारेंगे, फट से बाहर ऐसे ऐसे आएगा। आप मार के इस पे रख नहीं सकते हैं, आप रख लेंगे इसको ऐसे मार के, आप इसको पूरा कस के मारिए, जितना कस के मारेंगे उतना ही कस क्या होगा, ये हथौड़ी पूरा पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम काम कर रहा है भैया। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब कि जब भी हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाते हैं, वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो आई होप वीडियो आप लोग क्लियर समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।